हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल यू फिट एंड फाइन एंड स्टे एट होम। घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। यस स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो सेकंड बुक है दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारे जो सिलेबस है वो सिलेबस के अंदर हमें दो बुकें प्रोवाइड हुई है, जिसमें हमारी बुक है जो हमारी मेन सब्जेक्ट बुक है, और दूसरी बुक हमें एक प्रोवाइड हुई है दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम इसके चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं कि आखिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मीनिंग क्या है, या फिर इस बुक को सेपरेट करने का मीनिंग क्या है। तो बड़ा मेन चीज़ ये होती है कि आज जो सब्जेक्ट हम रीड आउट कर रहे हैं दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीन ये होता है कि आज आईटी फील्ड एक ब्रॉड फील्ड है, जिसके थ्रू आप जब मार्केट में वर्क के लिए निकलेंगे, तो वर्क के लिए निकलते समय सिर्फ आपके पास अगर कंप्यूटराइज नॉलेज है, तो उस कंप्यूटराइज नॉलेज से ही आपका वर्क नहीं होने वाला है। इट केस में अगर आप मार्केट में कहीं वर्क करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें प्रोफेशनली डेवलप करती है। उसी केस में हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, हमारा जनरल नॉलेज होना चाहिए, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो आईटी सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर उसके पार्टीशन कर दिए गए हैं, और उस पार्टीशन के अंदर दो सेक्शंस बना दिए गए हैं, जिसमें एक पार्टीशन में हमारा मेन सब्जेक्टिव स्किल है कि इट मीन्स हम जो चीज़ पढ़ते हैं हम किस तरह से सिस्टम को यूज कर सकते हैं या आईटी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उसी चीज़ के अलावा सेकेंड पार्ट बनाया गया है दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मीनिंग ये है कि जब कोई पर्सन मार्केट में किसी बिजनेस के लिए या अपने वर्क के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए जाता है या प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो प्रेजेंट करते समय पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस बेस पर वो मार्केट में स्टेबल हो सकता है, या वो एक एंटरप्रेन्योर के बेस पर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इन्हीं चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सिलेबस के अंदर सेकंड पोर्शन दिया हुआ है दैट इज ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आज हम हमारी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसी बुक के अंदर इस पार्ट में से एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स के आंसर्स आएंगे, और बाकी 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव स्किल आएगा, जिसमें शॉर्ट आंसर्स, वन वर्ड आंसर्स, एमसीक्यूज, फिलअप्स, और जनरली लिस्टिंग वाले जो आंसर्स होते हैं, इस तरह के आंसर्स आपके इस बुक में से पूछे जाएंगे, और 10 मार्क्स के आंसर आपके इसमें से बनेंगे। अब इसी बेस पर हमारा सबसे पहला और फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का आता है दैट इज ए कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को हम रीड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में ये समझना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि इन द प्रीवियस क्लासेस you have learned that communication is the one of the key factor to success. It is fundamental to exist of the humans and ensure the survival in the long run. Moreover, in the today world of cutthroat competition, those who are able to express themselves clearly and explicitly are the ones who stably climb the ladder of the success, attending recognition both financially and socially. Hence, it is very important to understand the true meaning of communication and incorporate in our lives to make things easier. कि बेसिकली कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। तो बेटा कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी पर्सन के साथ में कोई बात करते हैं, या फिर आप अपने व्यूज को किसी पर्सन को आप डिस्क्राइब करते हैं, तो उसी टर्म को क्या माना जाता है, कम्युनिकेशन माना जाता है। क्योंकि आज का जो टाइम चलता है वो टाइम एक ब्रॉड टाइम है, जिसमें अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने में एबल हैं, या अपने आप को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, या अपनी क्वालिटीज को आप शो ऑफ कर सकते हैं, तो आप मार्केट में स्टेबल हो सकते हैं। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही अगर लो है, तो उस केस में आप कभी किसी पर्सन को कन्वेंस नहीं कर सकते, प्लस बिजनेस में या मार्केट में आप स्टेबल नहीं हो सकते। तो एक कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर किसी पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, प्लस वो किसी अदर पर्सन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, या उससे वो एक्चुअल से उसे कॉन्फिडेंस में ले सकता है, तो उस पर्सन की वैल्यू रहती है, अदरवाइज आप मार्केट में स्टेबल नहीं हो सकते। तो कम्युनिकेशन स्किल या इस चैप्टर को डालने का मीनिंग ये है कि हम मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, या अपने व्यूज को किसी पर्सन के साथ में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का मीनिंग समझाया हुआ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल bring you a success in academic and eventually in your social or business dealing. Communication may be in the form of words or in the form of written matter, but is a necessity. It has been observed that in some cases, people are excellent in presenting their ideas in the written form, but when they come to the speaking in front of the audience, they behave virtually and lose confidence or
mess up things and such way that the where the audience does not find any substance in their speech. कि बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी पर्सन के साथ में कोई बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत करने के वे को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन जब आप किसी पर्सन को कुछ चीज समझाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम वर्बली भी हो सकते हैं या फिर रिटर्न मोड में भी हो सकते हैं। लेकिन कई सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो रिटर्न वर्क में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो किसी पर्सन के साथ में बोलना शुरू करते हैं तो उस समय वो अपने आप को शॉप नहीं कर पाते, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो कई सारे जो उनके पर्सन्स होते हैं, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, वो उनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो यही चीज हमारी एक मेन मीनिंग मानी जाती है कि कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जिस पर्सन को हम बात कर रहे हैं तो उस पर्सन को हम कॉन्फिडेंटली बात करें, प्लस उस पर्सन को अपनी बात को समझने का मौका दे सके या उसकी बात से हम कॉन्फिडेंस लो ना हो। तो इसी कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। इनफैक्ट द वुमेन हु कैन थिंक एंड डज नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट ही शी थिंक, इट इज एट सम लेवल इज हु कैन नॉट थिंक एट ऑल। कि कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में या कई सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने अंदर तो बातें रखते हैं, लेकिन जब वो किसी पर्सन के सामने जाते हैं तो उस पर्सन के सामने अपने एक्सप्रेस, अपने व्यूज, अपने आइडियाज को शो ऑफ नहीं कर पाते या उसको सामने वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो उस केस में उनका नॉलेज तो है, लेकिन वो नॉलेज उनका रिक्वायर्ड नहीं है। इट मीन्स वो उस नॉलेज का यूज नहीं कर पाते। तो वो रिटर्न वर्क में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी पर्सन को अगर कोई आइडियाज देने होते हैं, कुछ समझाने होते हैं, कुछ अतः बतानी होती है, तो उस समय वो इन चीजों का एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसी कम्युनिकेशन को हम वीक कम्युनिकेशन मानते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कम्युनिकेशन कौन कौन टाइप से होते हैं, किस किस तरह से हम किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसी बेस पर कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करने का डायग्राम दिया हुआ है कि जब हम किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे से होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो ओरल मोड में भी हो सकता है और रिटर्न मोड में भी हो सकता है। कि वर्बल कम्युनिकेशन बेसिक टू टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू टाइप का होता है। एक होता है साइन लैंग्वेज, इट मींस कि जो पर्सन बोल नहीं सकते बट किसी साइन के थ्रू किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज साइन लैंग्वेज के थ्रू किसी पर्सन को एक्सप्लेन करना, दैट इज ए साइन लैंग्वेज। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, कि आप अपनी बात को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप बोल भले कुछ भी रहे हैं लेकिन आपकी जो बॉडी एक्सप्रेशन है वो आपको बहुत मेजर करती है। तो इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन के अंदर फर्दर टू टाइप्स होते हैं। उनमें एक होता है विजुअल साइन, एक होता है ऑडियो साइंस। कि आप कुछ साइन बताकर किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम कहते हैं विजुअल साइंस, और अगर आप किसी ऑडियो के थ्रू किसी को कुछ चीज एक्सप्लेन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो उसे कहते हैं ऑडियो साइन। और इसी चीज को हम कहते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वर्बल कम्युनिकेशन, कि आखिर वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड, स्पोकन और रिटन। कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम स्पीकिंग या रिटन वर्क के थ्रू किसी चीज से या किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं या अपनी बात को किसी के सामने एक्सेस करते हैं या उसके सामने उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज ए वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। Verbal communication is important because if you do not use the appropriate word where and where required, you will not be able to communicate what you wish to communicate. कि जनरली जब हम किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करते समय अगर हमने जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन हम यूज कर रहे हैं, वो प्रोनाउंसिएशन अगर हमने प्रॉपरली यूज नहीं किया है तो वो कम्युनिकेशन हमारे लिए वर्केबल नहीं माना जाएगा। द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर, कि जब हम किसी पर्सन से कोई भी वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्बली कम्युनिकेशन करते समय कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बेस पर कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन मीन होता है कि ओरल कम्युनिकेशन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज एंड कम्युनिकेटेड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर थ्रू द स्पोकन वर्ड।
कि जब दो पर्सन्स आपस में ओरल वे में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन. Technology has advanced so much that new forms of oral communication continue to develop. Video calls, World Wide Web, conference, confidence, audio, video, etc. कि आज oral communication करने के लिए जब दो पर्सन बाई फेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम oral communication कहते हैं. लेकिन उसी कम्युनिकेशन की आज बहुत सारे मोड हो चुके हैं जिसमें आप कहीं दूर बैठे पर्सन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो दूर बैठे कम्युनिकेशन करने के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज कर सकते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं, टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, ऑडियो चैट्स के थ्रू बात कर सकते हैं, वीडियो चैट्स के थ्रू बात कर सकते हैं. तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन. नीड फॉर लर्निंग ओरल कम्युनिकेशन फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ. इट इज नॉट इनफ टू जस्ट स्पीक, टॉक एंड डिस्कस ए मैटर. More important is how to talk, discuss and speak. For example, if you want to counsel member of your school, you must be able to speak and express yourself effectively, precisely and convincingly before an audience. One who has good communication skill is able to impress larger audience. Thus, oral communication skill must be success. कि जनरली कम्युनिकेशन करना सिर्फ बातचीत करना नहीं होता है. कम्युनिकेशन करना एक हमारा एक टर्म, हमारी एक हॉबी, हमारा एक मेन इफेक्टिव मोड है. क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो बात करते समय आपका जो बात करने का टोन है, आपका जो वे है, वो वे अगले पर्सन को क्या करता है, इफेक्ट बनाता है या आपका इफेक्ट उस पर्सन के ऊपर छोड़ता है. तो उस केस में जब आप किसी ऑडियंस के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोई बात आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपका अगर बोलने का वे अगर गलत है तो उस केस में ऑडियंस कभी भी आपको चीज को समझेगी नहीं. बट अगर आप मल्टीपल पर्सन को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ओरली अपनी जो एबिलिटीज हैं, अपने जो व्यूज हैं, वो व्यूज अगर आप किसी पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगला पर्सन उसको समझ सके और आपकी बात को वो सुने. तो इसी कम्युनिकेशन को बेसिकली हम स्पीकिंग कम्युनिकेशन को ओरल कम्युनिकेशन भी मानते हैं. इसी कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन आता है रिटन कम्युनिकेशन. तो रिटर्न कम्युनिकेशन का मीनिंग ये होता है कि कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व रिटर्न और टाइप वर्ड इज कॉल्ड द रिटर्न कम्युनिकेशन. कि जब हम किसी पर्सन को कुछ रिटर्न में लिख कर या कोई चीज लिखकर किसी को एक्सप्लेन करते हैं या किसी को कोई टॉपिक देते हैं तो उस टॉपिक को हम कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन. समटाइम रिटर्न कम्युनिकेशन इज बेटर देन द ओरल कम्युनिकेशन बिकॉज it can be edited and revised several times before it's sent and ensure the content is more effective, where oral communication can be spotless and not appropriate in the time moreover. कि जनरली रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें मेन बेनिफिट ये प्रोवाइड होता है कि हम रिटर्न कम्युनिकेशन को अपडेट कर सकते हैं या सेंड करने से पहले, किसी को देने से पहले हम उससे मल्टीपल वेज में डिस्कस कर सकते हैं या किसी के सामने उसे शॉप कर सकते हैं. लेकिन जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो उस समय जो बात हमारे मन में आती है उसी समय उससे हम कम्युनिकेट कर लेते हैं. तो रिटर्न कम्युनिकेशन वाली बहुत यूजेबल माना जाता है. जनरली रिटर्न कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे वेज होते हैं. उन्हीं वेज में आप ईमेल के थ्रू लेटर भेज सकते हैं, लेटर, रिपोर्ट्स, नोटिस, कोटेशन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. दीज आर वेज फॉर ऑल रिटर्न कम्युनिकेशन. कि अगर आप किसी पर्सन से रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन करने के मल्टीपल वेज होते हैं. रोल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कि आज किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटर्न कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है. थ्रू द ओरल मेथड इज द फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट. रिटर्न कम्युनिकेशन इज आइडियल, इट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कम्युनिकेशन. It is excellent way of passing on information, document partition to rule, regulation and procedure, policy, manual. Example written communication. कि जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन जब हम वर्क करते हैं तो वर्क करते समय मोस्ट इफेक्टिवली हम रिटर्न कम्युनिकेशन का ही यूज करते हैं. क्योंकि आज किसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं या कोई प्रोसीजर्स वगैरह हैं, तो उन प्रोसीजर्स को हम कभी किसी को ओरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. बट उस कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन, जो प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर्स को हम रिटर्न में लिखते हैं और उनको साइन करवाते हैं, जिससे जब पर्सन के सामने वो चीजें शॉप की जाए तो वो इस चीज को नेग्लेक्ट ना ले या उसे नेगेटिव वे में डिफाइन ना करे. तो हम इस बेस पर रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो रिटर्न कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत यूजेबल और इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है. रिटर्न कम्युनिकेशन कैन सर्व लीगल डॉक्यूमेंट्स और मैनुअल्स. For a school or organization, it is very important to maintain written documents and oral record do not have any stand. कि जनरली हम जब oral communication करते हैं तो oral communication का कोई भी टुक नहीं होता है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो सिर्फ orally बात की जाती है. लेकिन अगर आपने रिटर्न कम्युनिकेशन किया है तो रिटर्न कम्युनिकेशन में आप किसी प्रोसीजर का यूज करेंगे, पेपर्स का यूज करेंगे, पेन या किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स का यूज करेंगे. तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक
जनरली इस मान सकते हैं कि एक तरह से आपके लिए जो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक स्टोरेज एरिया रहेगा, और किसी समय अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग के केस पर हम उस लीगल डॉक्यूमेंट को शो ऑफ कर सकते हैं और अपनी बात को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कि जनरली जब किसी पर्सन से ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है तो इस कम्युनिकेशन की बहुत सारी एडवांटेज है, तो साथ में इसकी डिसएडवांटेज भी है। कि जनरली हम जानते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन से हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हम किसी से बात कर पाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत बात बोल देते हैं तो उस पर्सन को बात चुप जाती है और हमारा कम्युनिकेशन कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत सारे एडवांटेज है, तो साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इजी एंड फास्ट, वन कैन एक्सप्रेस what one wants and get to quick reply. It is an easier form of communication because exchange ideas take place very fast. कि जनरली वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है और इजीली एक्सप्लेनेबल होता है। In the term of flexible, also verbal communication is better than any other form of communication as one can discuss different aspect of issue and make decision more quickly. कि जनरली जब वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है तो हम किसी भी डिसीजन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, या किसी भी टॉपिक को हम इजीली एंड कर सकते हैं। हमें उसको लंबा या मोर टाइम नहीं देना पड़ेगा, हम उसे फास्टली एक्सेस कर सकते हैं और रिप्लाई भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। Verbal communication boosts a vulnerable and concerned person and maintain energy and enthusiasm within the team. कि जनरली आज हमें ओरल कम्युनिकेशन करना है या वर्बल कम्युनिकेशन करना है तो हमें एक एक पर्सन को बुलाने या लिखने की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ओरली उनसे बात करके या एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अरेंज करके उनसे बात कर सकते हैं। Written form of verbal communication act as a eavesdropping record and organization and can prove to be very useful for future reference. For example, previous order and decision can guidelines for future decisions. कि जनरली वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही हमारा रिटन कम्युनिकेशन चलता है, ओरल के रिटन कम्युनिकेशन चलता है। तो इस रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि जो रिटन हमने कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी किया या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने एक्सेस किया तो उस डॉक्यूमेंट हमारे लिए एज ए प्रूफ के बेस पर या एक स्टोरेज के बेस पर हमारे पास स्टोर रहता है, जिससे फ्यूचर रेफरेंस में हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। Verbal communication portrayed the image of the speaker of the writer. The way to person express himself, herself through speech or writing give a fair idea to his or person image. कि जनरली हम जब वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन जो स्पीकर होता है, जो राइटर होता है, उसकी अपनी एक इमेज होती है, वो अपने आप को शो ऑफ कर सकता है, अपने आइडियाज को किसी सामने एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज तो होते हैं बेटा, लेकिन इस एडवांटेज के साथ साथ कई सारे इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? कि स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इज द सोल ऑफ एनी कंटेंट एंड मैटर अ लॉट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। Sometimes people are very good at their work but they are unable to express themselves effectively. A result, they are unable to make a mark. This affect their reputation also. कि जनरली कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करने में या वर्बली कम्युनिकेशन करने में तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन वो जब किसी पर्सन के सामने जाता है, अपने आइडियाज जब किसी के सामने एक्सप्रेस करता है तो उस समय वो अपने आइडियाज को किसी के सामने डिस्क्राइब नहीं कर पाता या समझा नहीं पाता। तो उस केस में उसकी ड्रॉबैक ही होती है कि कोई पर्सन को सुनना पसंद नहीं करता है या वो बोल नहीं पाता, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो वो जो चीज जानता है या उसको जिस चीज का नॉलेज है वो हर दो पर्सन के सामने बोल सकता है, लेकिन जब मल्टीपल पर्सन के सामने ये बात बोली जाती है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। The other disadvantage of the verbal communication is the culture difference between the sender and receiver of the information. For example, one may not understand the colloquial language and the other, beside the accent of the speaker, may also not well understand the listener. कि जनरली दूसरा हमारा डिसएडवांटेज ओरल या रिटन कम्युनिकेशन का दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है कल्चरल का। कि जनरली आज आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की लैंग्वेज आप जानते हैं, बट जब साउथ या साउथ साइड चले जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं। तो उस केस में आपको किसी स्पीकर को हायर करना पड़ेगा और वो स्पीकर आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, जिससे दोनों ही लैंग्वेज आती हो तो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। जनरली आप इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आप इंडिया में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं तो वहाँ पर अगर जर्मन फ्रेंच वगैरह आप लैंग्वेज में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आपको किसी स्पीकर की नीड होती है। तो ये एक ड्रॉबैक है। सिंस वर्बल कम्युनिकेशन
depend on words, sometimes the meaning become confusing and difficult to understand if the word are not appreciable. नेक्स्ट ये होता है कि जब हम किसी पर्सन से वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो वर्ड्स यूजेबल नहीं होते या अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, हम समझ नहीं पाते। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई पर्सन कोई बात कहता है या कोई बात समझाना चाहता है तो वो एक अदर वे में एक्सप्लेन करता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए ड्रॉबैक कि जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो राइटिंग है, जो वर्ड्स हैं, वो उन्हें प्रॉपरली नहीं लिखा है, तो हम उसकी मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। जब किसी से हम ओरली कम्युनिकेशन करते हैं तो ओरली कम्युनिकेशन करते समय इश्यूज ये आते हैं कि हम उस पर्सन की बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे ड्रॉबैक जनरेट होते हैं, तो इस वजह से हम इस कम्युनिकेशन को यूज में नहीं लेते। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो दैट इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसी ओरल कम्युनिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज ए सम स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज में आता है, दैट इज ए सम स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। कि जनरली हम जब किसी पर्सन के सामने अपने व्यूज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे पर्सन डीप हो जाते हैं या डर जाते हैं या उनकी ब्रीथिंग हाई हो जाती है या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो वर्बली डाउन हो जाते हैं या जनरली वो बोल नहीं पाते। तो इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए अगर हम अपने स्ट्रेस को रिडक्ट करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो कम करने के लिए कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे हम किसी भी अपने जो डाउट्स हैं या अपने जो अनकॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इट इज गुड टू ट्राई रिलैक्सिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज बिफोर एनी प्रेजेंटेशन, इट कैन डन एंड देयर हियर आर द सम स्टेज ऑफ फॉलोइंग। कि जनरली जब आप कहीं पर कुछ चीज़ बोलने जाते हैं, अपने आप को व्यूज, अपने आइडियाज जब किसी को एक्सप्रेस करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज वन वे टू डील विद स्ट्रेस। वी ऑल टॉक आवर सेल्फ, समटाइम वी टॉक आउट लाउडली एंड यूजुअली वी लिमिट सेल्फ टॉक टू आवर सेल्फ। नेक्स्ट होता है सेल्फ टॉक कि जनरली हमें अपने आप से बात करनी चाहिए। कि अगर आप किसी भी स्टेज पर या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आप अगर कॉन्फ्रेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, कोई आइडियाज देने जा रहे हैं, अपनी बात को समझाने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने आप से बात करनी चाहिए वहां जाने से पहले। इनसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल नेवर डू वेल, से समथिंग पॉजिटिव लाइक आई विल डू द बेस्ट आई कैन। कि जनरली अपने आप को पॉजिटिव थॉट देनी चाहिए जिनसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप अपने आप को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इमरजेंसी स्ट्रेस रिलीवर्स। देयर आर मेनी स्ट्रेस सिचुएशन एट वर्क, एट होम एंड रोड, इन द पब्लिक प्लेसेस। We may feel stress because of poor communication, too much work and every day, difficulty lies standing in lines. Emergency stress stoppers help deal with the stress of the spot. कि जनरली आज घर में, बाहर, पब्लिक प्लेसेस वगैरह में कई तरह के स्ट्रेस होते हैं और कई बार हम इन चीज़ों की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये जनरली हमने कोई चीज़ लर्न की है, बट जब हम फैमिली बैकग्राउंड में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई अगर बात हमारे माइंड में चलती है तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और हमें अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना चाहिए और इन चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। रिलैक्सिंग मेथड्स, जस्ट सिटिंग ऑन योर फेवरेट चेयर एंड वाचिंग टीवी इन द रिलैक्सिंग। जनरली आप अगर फ्री बैठे हुए हैं या अगर आपको इस तरह से अगर कोई फियर लग रहा है तो उस फियर के केस में आप अपने आप को रिलैक्स मोड करने के लिए कोई टीवी देख लीजिए, कोई लाइट म्यूजिक सुन लीजिए या रिलैक्स होकर आप साइलेंटली बैठ जाइए, अपने आप से बात कीजिए और समथिंग जो स्पेशल म्यूजिक होते हैं उनको सुनिए, थोड़ी देर के लिए आप सो जाइए। तो ये चीज़ें आपका स्ट्रेस को कम करती है। तो इस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को हाई कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी पर्सन से बाई फेस कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को ही हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसी वर्बल कम्युनिकेशन में हम ओरल एंड रिटन दोनों टाइप की कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद हमारा नेक्स्ट कम्युनिकेशन का वे होता है, दैट इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेशन 2, दैट इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग ये होता है कि व्हेन कम्युनिकेशन अकर विदाउट यूजिंग वर्ड, इट इज नोन एज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि जब किसी पर्सन से हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं बट वो कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड या रिटन के थ्रू नहीं होता है, तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
It has been noticed that among 55% of our communication take place through the non-verbal communication. We send signal and messages to others through expression, gestures and body postures. In this session you will learn about the non-verbal communication method for communication. कि जनरली आज कई सारे पर्सन जब किसी अदर पर्सन से बात करते हैं तो बात करते समय वो ओरली या रिटर्न वर्क में बात नहीं करते हैं, वो कुछ साइन लैंग्वेज, किसी हाव भाव या एक्सप्रेशन वगैरह जो होते हैं, हिंदी में कहते हैं हाव भाव वगैरह होते हैं, तो हाव भाव के थ्रू बात करते हैं या एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं। जनरली आप व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो व्हाट्सअप वगैरह में कमेंट देने के लिए आप थम इंप्रेशन देते हैं, हैंड्स राइज करते हैं, या जनरली आप थम शॉप करते हैं या कोई ग्रीटिंग या कोई मैसेज वगैरह आप डिलीवर करते हैं। तो दैट इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि आज आपने किसी पर्सन को कोई थम दिया तो इट मीन्स आपने उसे बेस्ट ऑफ लक बोला, या जनरली उससे आपने ग्रेजुएट किया, या जनरली उससे आपने कुछ ब्लेसिंग दी। तो ये चीजें क्या होती है, ओके कैंसिल के लिए काम आती है। तो इस तरह से हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उस कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड कम्युनिकेशन, इट इज अ टाइप एंड इंपॉर्टेंट यू विल लर्न इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज लाइक जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट एंड हैंडशेक्स। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर आज कम्युनिकेशन के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इन अवर डे टू डे लाइफ मोस्ट कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग द बॉडी मूवमेंट्स like facial expression, hand movements, etc. Voice control like tone, speech, pose, sentence and phrase, etc. No teacher or patient can teach non-verbal communication to a child. It comes naturally. Let's how describe कि जनरली non-verbal communications पर्सन की इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर होती है, वो जेनेटिक होती है, उसे कभी कोई टीचर या पेरेंट्स सिखाते नहीं है या कभी किसी को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बताते नहीं है, वो पर्सन की अपनी इंटरनल बॉडीज होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारे पर्सन जब कोई भी एक्ट करते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी जो साइन लैंग्वेज होती है, उन साइन लैंग्वेज को देखकर हम कॉमेडी कर लेते हैं या उनको हम देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही चीज बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। Non-verbal communication convey our message in the better way. Using the right gesture while speaking makes message more effective. Knowing non-verbal communication help and understand and what other feel about the something difficult to convey verbal communication due to noise and distance. कि जनरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज आती है और हम अपने व्यूज, अपने आइडियाज को अपने जेस्चर से, अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने आइडियाज से किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि जनरली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं उन्हें रिक्वायरमेंट के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उन 3 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी आती है ऑडिटरी मेथड्स, नेक्स्ट होता है बॉडी लैंग्वेज मेथड और थर्ड होता है विजुअल मेथड। तो सबसे पहला मेथड आता है ऑडिटरी मेथड। The method which can be heard is called the auditory method. Sometimes hearing can be done without the use of words. For example, the ringing of a bell, a whistle of the conductor, a bus, or the siren of the ambulance. When a bell rings in a school, it indicates the start and end of the event of period. Siren in ambulance, some medical emergency, the silent ringing on the fire brigade also indicate the urgency, etc. कि सबसे पहली जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो होती है आर्बिट्री मेथड्स। ऑडिटरी मेथड्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रिंगिंग सिग्नल्स होते हैं जिनको देखकर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाइड करते हैं। जस्ट लाइक कि आज कहीं कोई एम्बुलेंस जा रही है तो हम समझ लेते हैं कि कोई पेशेंट बीमार है और वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है। जनरली अगर हम फायर ब्रिगेड के हॉर्न सुनते हैं तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है, हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, मॉरली और थोरली उससे समझ लेते हैं कि जनरली कहीं पर आग लगी है और वो चीज़ वहाँ पर उसे आग बुझाने के लिए जा रही है। तो हमें कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये कहाँ जा रही है, ऑब्वियसली वो आग बुझाने के लिए जा रही है। तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं उससे कहते हैं ऑडिटरी मेथड्स, जिनमें हम बेल के थ्रू, किसी नॉइस के थ्रू किसी चीज को आइडेंटिफाइड करते हैं। नेक्स्ट होता है बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट मेथड होता है बॉडी लैंग्वेज। इन द प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरल कम्युनिकेशन। Reloaded Barders define it can do everything with the language but not with my body. What I hide by my language, my body alters. It can be differently mouth my message, not my voice. By my voice, whenever I say, the other will recognize that something is wrong. कि जनरली कुछ इंपॉर्टेंस टर्म ऐसी होती है कि अगर आपको किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी जो बॉडी साइन है, आपके जो जेस्चर्स हैं, वो जेस्चर्स ही आपकी बात को किसी अदर पर्सन को एक्सप्रेस करते हैं या समझाते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं, उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। कि जनरली जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उन कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी आती है काइनेसिक्स, ऑस्कुलेसिस, टच,
स्पेस, एप्रीमेस। सबसे पहले होता है काइनेसिस। थोड़ा काइनेसिस का मतलब होता है कि काइनेसिस इंक्लूड्स सर्टेन बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स that serve as a form of non-verbal communication. For example, facial expression, gestures, postures, handshake, etc. कि काइनेसिक्स इंक्लूड सर्टेन बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर दैट सर्व एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए काइनेसिक्स के कुछ वेज होते हैं, जैसे आपको बॉडी के वेज हैं, आपके हैंडशेक कर रहे हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशन से आपकी आईज को आप रोटेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है काइनेसिक्स के अंदर आइडेंटिफाइड होती है। इन्हीं काइनेसिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है ऑस्कुलेसिस। ऑस्कुलेसिस में होता है आई कॉन्टेक्ट इंडिकेट interest, openness, and something even aggregation. Even lack of eye contact convey a message. It means one is the hiding something is not confident. It is also show that you are ignoring the other person. Therefore, when speaking to everybody so that nobody feel ignored of any moment. कि जनरली जो आई कॉन्टेक्ट होते हैं उन आई कॉन्टेक्ट को हम आइडेंटिफाइड करने के लिए हम जनरली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आई कॉन्टेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को डराने के लिए अगर हम उनको आंखें दिखाते हैं तो छोटे बच्चे डर जाते हैं, तो वो चीज़ आई कांटेक्ट के थ्रू हम किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, बट आई कांटेक्ट के थ्रू बच्चे को डरा रहे हैं, या हम उसके सामने आइस बड़ी कर देते हैं या एक रोटेट करते हैं तो वो बच्चा उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है, सोचता है। तो ये चीज़ें क्या होती है आई कॉन्टेक्ट के थ्रू जो एक्सप्रेशन डिफाइन होती है उससे ऑस्कुलेसिस कहते हैं। नेक्स्ट होता है टच। We communicate much through touch. When a teacher or parents pat the shoulder on a student or his or kite, it shows appreciation. When you give a warm hug to someone, it also expresses your emotions for the other person. कि जनरली आज हमने कोई अच्छा काम किया और टीचर्स अपने आप को ब्लेस करने के लिए हमारे सर पे हाथ रखते हैं, हमारे शोल्डर पे हाथ रखते हैं, तो हमें एक ब्लेस मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो हमें वो बोलते कुछ नहीं है बट उन्होंने हाथ रखा तो वो चीज़ें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है। या हमें वो हक करते हैं या गले लगाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि वो हमें इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, टच कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, थस कम्युनिकेशन लॉट बाई टचिंग इन द डिफरेंट वेज। कि जनरली जब हम टच कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई सारे पर्सन इस टच को नेगेटिव वे में भी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वे होता है स्पेस। स्पेस ऑल्सो स्पीक, इट शो हाउ इंटीमेट द अदर पर्सन इट विथ यू। इट कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स: intimate relations, personal relations, public relations and social relations। कि स्पेस का मीनिंग होता है कि स्पेस ऑल्सो स्पीक्स, इट शो हाउ इंटीमेट द अदर पर्सन इज विथ यू। कि जनरली स्पेस, जनरली दो पर्सन अगर आपस में खड़े और वो कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या करती है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए काम आती है, वो एक चीज़ एक वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए यूज आती है। इसी स्पेस के बेस पर इसे स्पेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इंटीमेट रिलेशंस इन द एज ऑफ 6 to 18 इंचेस। दिस जोन इंक्लूड रोमांटिक पार्टनर्स, जस्ट फ्रेंड्स, एक्सेट्रा। कि जब दो पर्सन्स या दो गर्ल्स बॉयज या दो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के पास में खड़े होते हैं और लॉन्ग सिमिलर डिस्टेंस पे खड़े होते हैं तो वो इंटीमेशन रिलेशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट होता है पर्सनल रिलेशंस की इन द रेंज ऑफ 18 to 48 इंचेस। वी अप्लाई द जोन इज सोशल गैदरिंग। जनरली हम अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो हम जानते हैं कि हमें 6 फीट की दूरी पर रहना चाहिए, तो इंचेस पे दूरी पर रहना चाहिए, तो वो पर्सनल रिलेशनशिप को शो करता है। इट रेंज फ्रॉम 4 to 12 फीट इंक्लूड द स्ट्रेंजर। कि अगर हम बहुत दूर दूर खड़े हैं तो वो एक पब्लिक रिलेशनशिप को शो करता है, और अगर हम बहुत पास पास में खड़े हैं या जनरली हम गैदरिंग करके खड़े हैं तो वो हमारी सोशल रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। नेक्स्ट होता है अपीयरेंस। वट एवर यू कैरी और वेयर स्पीक ए लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। कि जनरली आपने जो पहना है, आपने जो देखा है या आपने जो भी वेयर किया है तो वो चीज़ किसी को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है। कि आप किसी को बोल नहीं रहे बट आपने जो पहना है उसी चीज़ से आपकी एक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। Especially in your dressing sense, has the greatest impact with the respect of influencing others. Your spectacles, watch, shoes, pens, cell phones, everything which you on carry with you speak about you। कि जनरली आपने जो पहना है, आपने जो देखा है, आपके पास जो भी वेयरिंग टूल्स हैं, तो उन टूल्स को देखकर एक आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, या आपकी अगला पर्सन आपके उन इंस्पेक्शंस को या आपके जो टूल्स उन टूल्स को देखकर आइडेंटिफाइड कर सकता है कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं या वो पर्सन आपसे किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहता है। आपने जनरली देखा होगा कि आज मार्केट में जो पर्सन बेगर्स होते हैं तो बेगर्स के कपड़े फटे होते हैं या उनको वेयरिंग वगैरह सही नहीं होती, तो हम मानते हैं कि बेगर है तो उनसे हम बहुत इंसल्टिंग बात करते हैं। बट उसी शॉप पर अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आता है और वेल ड्रेस में आता है, अगर गाड़ी वगैरह से उतरता है और वॉच शूज वगैरह हमको देखकर उसको आइडेंटिफाइड करते हैं,
तो वो चीज़ हम ये समझते हैं कि वो अच्छा पर्सन है, तो उनसे हम इजीली कम्युनिकेट करते हैं। तो वही डिफरेंशिएशन हमारी अपीयरेंस पे भी डिफाइन करता है कि हमने क्या पहना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का थर्ड मेथड होता है, उस मेथड को हम कहते हैं विजुअल मेथड्स। विजुअल मेथड का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी भी ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आइडियाज को, अपनी व्यूज को किसी के पास में शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे कहते हैं विजुअल मेथड्स। Another important method of communication is visual communication, which involve sending and comprehending message only through the images or pictures. The main benefit of visual communication is that you do not need to know any particular language to understand it. It's simply easy to understand and remains the same across different places. When we communicate through the visual like charts, pictures, graph and colors in the message convey stay a long time in the mind of receiver. Even colors convey different messages. कि विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ए इमेज, पिक्चर, साउंड, ऑडियो या किसी वीडियो या जनरली किसी भी इमेजेस टूल के थ्रू या एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जब किसी पर्सन से साथ में कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। जब हम विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि हम इस कम्युनिकेशन को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे पर्सन्स किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो चीज़ को समझ नहीं पाते, उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाते, बट अगर उन्होंने कोई पिक्चर देख ली तो उस पिक्चर उनके माइंड में फिट हो जाती है, उस पिक्चर को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, विजुअल कम्युनिकेशंस कहते हैं। वाइल ड्राइविंग द रेड सिग्नल मीन्स दैट द व्हीकल हैज टू स्टॉप, you understand just looking at the red color that you will have to stop the vehicle. Nobody asks you to stop the car but still you stop. कि जनरली आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि रेड सिग्नल हमेशा स्टॉप का इंडिकेशन होता है, स्टॉप करने के लिए काम आता है। आज आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप वहाँ पे कार को स्टॉप करो, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि रेड कलर वो स्टॉप आइडेंटिफाइड करता है, तो वहाँ पे रेड कलर में हम अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देंगे। ग्रीन सिग्नल्स होते हैं तो उनसे हमें रन होना है तो वो रन इंडिकेशन के लिए काम आता है, रन करने के लिए काम आता है, तो इस तरह से हम कलर को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए कुछ सिंबल्स बना रखे हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन को हम किस तरह से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो जैसे नॉन ब्लोइंग हॉर्न कि जनरली कहीं पर हम जाते हैं वहाँ पर इस तरह का सिंबल होते हैं तो वहाँ पे आपको हॉर्न नहीं बजाना है, तो ये सिंबल आइडेंटिफाइड करता है। लेडीज एंड जेंट टॉयलेट्स के बाहर इस तरह से सिंबल बने होते हैं तो आइडेंटिफाइड करते हैं कि लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए है। अगर फ्लेमेबल सब्सटेंस की जनरली कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं कि ये एरिया यहाँ पे इन चीज़ों को बर्न नहीं करना है या सिगरेट वगैरह नहीं पीना है, या कहीं पॉज एंड प्ले के आइकन को डिस्क्राइब करता है, रेड लाइट्स को डिस्क्राइब करता है, या ट्रेन की रेलवे क्रॉसिंग को स्टॉप करने के लिए सिंबल यूज में आता है, तो ये चीज़ें हमें विजुअल कम्युनिकेशन होती है और ये विजुअली हमें आइडेंटिफाइड करती है कि हमें इन चीज़ों को इस तरह से यूज में लेना है, तो हमें कभी किसी से बात करने की या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन और इसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमने अभी एक चीज नोट की कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और दूसरा हमने देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बेस पर हम ओरल एंड रिटल दोनों बेस पर किसी पर्सन से बातचीत करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बेस पर हम ओरल रिटर्न में बात ना करके किसी बॉडी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, किसी सिंबल्स के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी एक्सप्रेशंस के थ्रू हम जब पर्सन से बातचीत करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा हम बताना या सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हम खुद आइडेंटिफाइड करते हैं और खुद इन चीज़ों को समझते हैं, तो इन कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स आपके इस चैप्टर में दे रखे हैं जिन्हें मैं हाईलाइट करके आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसमें से आप नोट्स बनाएंगे और इन्हें आप यूज में लेंगे। आज मैं अपने चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने टॉपिक को एंड कर रहा हूँ। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।